नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सीटेट का दोस्तों सीटेट 2023, 2024 और 25 के लिए सचिन सर के नोट्स का एसएसटी का दोस्तों थ्योरी पार्ट 1 करवाने जा रहे हैं दोस्तों। पेपर 2 का थ्योरी है दोस्तों। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए अपने साथियों के बीच, और जिन भाई बहनों को पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया जाएगा साथियों। सचिन सर का ये नोट्स है दोस्तों, आप लोग जितना हो सके अपने साथियों के बीच शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा, और नए साथियों में चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अपने साथियों को भी बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिनको नोट्स चाहिए वो जरूर से जरूर व्हाट्सएप पर हाई कीजिएगा, हम हाई लिख के लिखिएगा सर नोट्स चाहिए, हम आपको नोट्स जरूर से जरूर प्रोवाइड करवा देंगे एसएसटी का दोस्तों, सचिन सर का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थ्योरी पार्ट ज्योग्राफी 1 1 घंटा का वीडियो ये रहने वाला है दोस्तों। आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सपोर्ट कीजिए और अपने साथियों को भी जितना हो सके शेयर कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का है पहला एपिसोड ज्योग्राफी दोस्तों, भूगोल। चलिए हम लोग भूगोल के बारे में चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है खगोल पिंड दोस्तों। खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आज। चलिए पॉइंट देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहलाती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहलाती है दोस्तों। खगोलीय पिंडों को तारा यानी स्टार्स कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है साथियों? एक तारा है। चलिए, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या बोला गया? विभिन्न तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। उत्तरी तारा जो है दोस्तों उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। पोलर स्टार भी कहा जाता है दोस्तों। बार बार पूछा गया सीटेट में पॉइंट है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है दोस्तों। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। चलिए उपग्रह के बारे में जानते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है दोस्तों। फिर से देखिए, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है दोस्तों। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल सोलर सिस्टम कहते हैं दोस्तों। आकाश गंगा के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम लोग गैलेक्सी के बारे में। तारे वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद चौड़ी पट्टी जो एक चमकदार रास्ते की तरफ दिखाई देती है, यह लाखों तारों का समूह है दोस्तों। यह पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का भाग है दोस्तों। हमारा सौरमंडल क्या है? आकाशगंगा का भाग है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
इस प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड यूनिवर्स का निर्माण करते हैं दोस्तों। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड यूनिवर्स का निर्माण करती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सोलर सिस्टम के बारे में चलिए आप लोग शांति से सुनिएगा दोस्तों, रिवीजन के पर्पज से बनाया जा रहा है। सूर्य 8 ग्रह प्लेनेट, सूर्य 8 ग्रह यानी ग्रह को प्लेनेट्स इंग्लिश में बोलते हैं, उपग्रह, सैटेलाइट तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौर मंडल सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं दोस्तों। देखिए सूर्य जो है 8 ग्रह है दोस्तों, उपग्रह, सैटेलाइट तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड एवं उल्कापिंड मिलकर सौर मंडल का सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं दोस्तों। चलिए सूर्य के बारे में, द सन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है दोस्तों। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश, लाइट एवं ऊष्मा हीट का एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। सूर्य जो है दोस्तों पृथ्वी से कितने दूरी पे है? 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य के सबसे ज्यादा निकट तारा को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। सूर्य के सबसे निकट तारा को क्या कहते हैं? प्रोक्सिमा सेंचुरी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है दोस्तों। प्रकाश की गति कितने? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है दोस्तों। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 19 सेकेंड दोस्तों। एनसीईआरटी में मेंशन किया गया। इसे दोस्तों अदर बुक में पड़ेगा 500 सेकेंड, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है दोस्तों। चलिए ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, प्लैनेट्स के बारे में। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, मरकरी, शुक्र, वेनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, एस्टर्नम, यूरेनस हो गया, नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ यानी फिक्स पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। एक कक्षा ऑर्बिट्स कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है दोस्तों। ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन, रोटेशन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति का परिक्रमण रेवोल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष खगोलीय पिंड 2003 UV 313 सिरस, ये सब बौना ग्रह दोस्तों। प्लूटो, बौने ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट्स कहे जाते हैं दोस्तों। क्या कहे जाते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट्स। फिर से देखिए, ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति के परिक्रमण रेवोल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। सूर्य, शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा परिभ्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। बुध देखिए दोस्तों, मरकरी। बुध ग्रह सौर मंडल का 8 ग्रहों में से सबसे छोटा है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल 88 दिन का होता है। कितना होता है परिक्रमण काल बुध का साथियों? 88 दिन का। इसका कोई उपग्रह नहीं है साथियों। चलिए शुक्र के बारे में पढ़ते हैं, वेनस के बारे में। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों। शुक्र कैसा ग्रह है? पृथ्वी का सबसे निकटतम। किसका निकटतम है? पृथ्वी का सबसे निकटतम। और वेनस प्लैनेट्स को यह नाम प्रेम और सुंदरता की देवी यानी रोमन देवी के नाम पर दिया गया है दोस्तों। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है दोस्तों। शुक्र ग्रह जो है चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला
ग्रह है दोस्तों। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि शुक्र ग्रह का द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है, मतलब पृथ्वी के लगभग आकार के बराबर है शुक्र ग्रह दोस्तों। इसका कोई उपग्रह, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। शुक्र ग्रह की को भोर का तारा, शाम सांझ का तारा भी, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वी के बारे में चलिए पढ़ते हैं। द अर्थ, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है दोस्तों। मतलब सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी की तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, आकार में कैसा है, आकार में यह सबसे पांचवा बड़ा ग्रह है दोस्तों। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग यानी जियोड कहा जाता है। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, वो भी है चंद्रमा, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है और उसे हम क्या कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे हम नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पॉइंट पे। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड का समय लेती है दोस्तों। एक घूर्णन पूरा करने में दोस्तों कितना लेती है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड दोस्तों। यह अपने अक्ष पर लंबतः 23.5 डिग्री झुकी हुई है दोस्तों। यह अपने अक्ष पर कितना झुका है, 23.5 डिग्री दोस्तों। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं दोस्तों। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45 सेकेंड में पूरा करता है। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने में करती है दोस्तों, 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड में पूरा करती है दोस्तों। चलिए उपसौर के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग, परहेलियन के बारे में दोस्तों। उपसौर, जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे हम लोग उपसौर कहते हैं। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। कब होती है, 3 जनवरी को दोस्तों। चलिए अपसौर के बारे में चर्चा करते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो वह अपसौर कहलाता है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई होती है दोस्तों। कितनी होती है, 4 जुलाई। देखिए उपसौर, जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। और उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। और अपसौर, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसौर कहलाती है। अपहेलियन दोस्तों, अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। मार्स के बारे में पढ़ते हैं लोग। चलिए, सौर मंडल में यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछा। दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, मंगल है दोस्तों। कौन है, मंगल है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लो ऑक्साइड पाया जाता है। मंगल ग्रह के मिट्टी में कैसा ऑक्साइड पाया जाता है, लो ऑक्साइड दोस्तों। इसका रंग लाल दिखाई पर देता है, इसी कारण से लाल ग्रह भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह 2 उपग्रह है, फेबोस और डीमोस। मंगल को पृथ्वी से नंगे आंखों से देखा जा सकता है दोस्तों। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फेबोस और डीमोस। मंगल को पृथ्वी से नंगे आंखों से देखा जा सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बृहस्पति ग्रह, जुपिटर प्लैनेट। बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है दोस्तों, जुपिटर प्लैनेट, बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन पूर्ण कर लेता है। बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह हैं दोस्तों। अभी सबसे ज्यादा वर्तमान में दोस्तों शनि के हैं। कितना उपग्रह, 112 है दोस्तों। शनि ग्रह यह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति का दोस्तों वर्तमान में कितना है, 92 है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, शनि का 112 और बृहस्पति का 92 दोस्तों। शनि ग्रह हमारे सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा, हमारे सौर मंडल का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा, शनि दोस्तों। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हुआ। और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपका शनि हुआ दोस्तों।
चारों ओर वलय हैं। शनि के चारों क्या वलय है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह के 112 उपग्रह अभी वर्तमान में खोजे गए हैं दोस्तों। चलिए, यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल 1781 में की थी। यूरेनस की खोज किसने किया दोस्तों? विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह, कितने? 27 दोस्तों। वरुण देखिए, नेपच्यून जिसे हम लोग बोलते हैं, नेपच्यून ये हमारे सौर मंडल सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर ग्रह है। नेपच्यून ग्रह जो है दोस्तों हमारे सौर मंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। नेपच्यून ग्रह के 14 उपग्रह, कितने? 14। और नेपच्यून ग्रह सबसे ठंडा, वरुण ग्रह जो है सबसे ठंडा ग्रह दोस्तों। हिंदी में वरुण कहते हैं, ऐसे इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं इसे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं। उपग्रह देखिए, सैटेलाइट कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कुछ आकाशीय पिंड जो है ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा दोस्तों। चलिए थोड़ा पेन को हम चेंज करते हैं दोस्तों। चलिए चंद्रमा के बारे में देखते हैं। दामून, हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो भी है चंद्रमा दोस्तों। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है दोस्तों। कितना है? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। यह हमारे पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है दोस्तों। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट पूरा करता है दोस्तों। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना लगाता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग दोस्तों पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा दोस्तों। कौन रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग दोस्तों। कहाँ की थी? चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है दोस्तों। चंद्रमा का जो है अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है दोस्तों, और सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को चांदनी यानी मूनलाइट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मूनलाइट दोस्तों। चलिए क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, एस्टेरॉइड्स के बारे में दोस्तों। तारे, स्टार्स, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति, जुपिटर की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं दोस्तों। तारे जो है ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। उल्का पिंड देखिए दोस्तों, मेटेरोइड्स दोस्तों। सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं, एस्टेरॉइड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं, इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण फ्रिक्शन होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। इन्हें ही टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा दोस्तों। पुच्छल तारा, चलिए पढ़ते हैं। पुच्छल तारा अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैसों के बने आकाशीय पिंड है दोस्तों। पुच्छल तारा क्या है दोस्तों? पुच्छल तारा अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैसों के बने एक आकाशीय पिंड है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा सूर्य से दूर बाहर की तरफ होती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर जो है सूर्य की तरफ होता है। सिर जो किस तरह होता है? सूर्य की तरफ। और पूंछ जो है हमेशा सूर्य से दूर बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है दोस्तों।
क्यूपर मेखला चलिए पढ़ते हैं हम लोग। यह नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्करी के आकार की विशाल पट्टी है। नेपच्यून जो है दोस्तों, क्यूपर मेखला जिसे बोलते हैं हम लोग, यह नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्करी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है दोस्तों। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो इस स्थिति को कंजक्शन ज्योति कहते हैं। यह अमावस्या क्यों होती है? इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, तब हम सूर्य ग्रहण होता है। और इस स्थिति को युति कहते हैं। यह अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग पेन को चेंज करते हैं। चंद्र ग्रहण देखिए दोस्तों, इसी प्रकार जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आएगा? पृथ्वी आ जाएगा दोस्तों। तो उस स्थिति को वियुति ऑपोजिशन कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं दोस्तों। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आएगा तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण दोस्तों। अब पूर्णिमा को होता है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आएगी तो क्या होगा दोस्तों? सूर्य ग्रहण होगा। और यहाँ है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी, तब होगा आपका चंद्र ग्रहण। चलिए ग्लोब के बारे में चर्चा करते हैं। काल्पनिक रेखा दोस्तों देखिए, काल्पनिक रेखा जो ग्लोब के दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त इक्वेटर कहा जाता है। काल्पनिक रेखा जो है दोस्तों, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम लोग विषुवत कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर यानी नॉर्थ में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, तो दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत वृत्त देखिए दोस्तों, इक्वेटर, वे ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों पैरेलल सर्कल को अक्षांश यानी समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश को अंश डिग्री में मापा जाता है। अक्षांश को जो दोस्तों, अक्षांशों को अंश डिग्री में मापा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी होता है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण होता है दोस्तों। विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में, उत्तर वृत्त आर्कटिक सर्कल कहलाता है। विषुवत रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण में, दक्षिणी ध्रुव वृत्त अंटार्कटिक सर्कल कहलाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कहलाता है देख लिए, फिर से एक बार देख लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाता है दोस्तों। और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 27 डिग्री दक्षिण में कहलाता है। और विषुवत वृत्त के 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त आर्कटिक सर्कल कहलाता है। और विषुवत रेखा 27 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक सर्कल कहलाता है। पृथ्वी के ताप कटिबंध देखिए, पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंधीय जोन का टॉर्पिड जोन कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश यानी लेटीट्यूड पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं पड़ता है। कब दोस्तों? कर्क तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश लेटीट्यूड पर दोपहर का सूर्य कभी भी
सिर के ऊपर नहीं पड़ता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त पर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान माध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन कहते हैं। फिर से देखिए एक बार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरह सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र के तापमान माध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज यानी होरिजेन से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाता है, फ्रिंगेड जोन कहलाता है। टोगा द्वीप देखिए दोस्तों, एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है दोस्तों, टोगा द्वीप। याम्योत्तर एवं ध्रुव वृत्त देखिए दोस्तों, पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के मिलाने वाली उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को याम्योत्तर यानी ध्रुव वृत्त मेरिडियन कहते हैं दोस्तों। लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच से जाने वाली याम्योत्तर को प्रधान याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन माना जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है यहाँ, तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं दोस्तों। प्रमुख याम्योत्तर 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी 2 समान भागों यानी पूर्वी गोलार्ध ईस्टर्न हेमोस्फीयर एवं पश्चिमी गोलार्ध वेस्टर्न हेमोस्फीयर में विभक्त रहता है दोस्तों। देशांतर और समय, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है दोस्तों। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा दोस्तों। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व ईस्ट में समय होगा, यानी 60 मिनट होगा, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम वेस्ट का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार हम ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि मिडनाइट होगी दोस्तों। देखिए आप लोग नहीं समझेंगे तो यहाँ से समझिए। देखिए ये आपका प्रधान मध्याह्न ग्रीनविच रेखा है दोस्तों। इधर ईस्ट है, पूर्व है, इधर पश्चिम है दोस्तों। इधर देखिए, इधर से हम इधर जाएंगे तो 1 घंटा मेरा प्लस होगा, इधर आएंगे तो 1 घंटा मेरा माइनस होगा। अगर यहाँ पे 12 इधर यहाँ पे प्रधान मध्याह्न रेखा में दोस्तों यहाँ पे अगर 12 बजा है तो इधर आएंगे तो 11 बज जाएगा दोस्तों, 1 घंटा घट, इधर जाएंगे तो 1 घंटा बढ़ जाएगा दोस्तों, 1 बज जाएगा इधर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय लोकल टाइम होता है दोस्तों। भारतीय ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे
तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे दोस्तों, क्योंकि ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है दोस्तों। अगर लंदन में 2 बजा होगा तो 5 घंटा जोड़ दीजिए, 7:30 होगा। पृथ्वी की गतियां चलिए पढ़ते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना यानी रोटेशन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण रेवोल्यूशन कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? रोटेशन दोस्तों, यानी घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण और रेवोल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष का एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल यानी ऑर्बिट प्लेन कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त सर्कल जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्त वृत्त यानी सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन कहते हैं दोस्तों। चलिए, पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं, तो 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं, अर्थात एक दिन। तो ये एक दिन फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है, जिस कारण फरवरी के महीने में प्रत्येक चौथे वर्ष एक दिन बढ़ जाता है और वे महीना 29 दिन का हो जाता है, जिसे हम लोग लीप ईयर के नाम से जानते हैं साथियों। ऋतुओं के बारे में, सीजन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। चलिए देखिए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध नॉर्थन हेमिस्फीयर सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है दोस्तों। फिर से पढ़ा जाए। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम इन क्षेत्रों में ऊष्मा यानी गर्मी अधिक पड़ती है दोस्तों। चलिए, 21 जून इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत यानी समर सोलिस्टिक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? समर सोलिस्टिक। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल के सूर्य की और झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। 22 दिसंबर को क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव दोस्तों, साउथ पोल के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव रेखा देखिए, उत्तरी ध्रुव रेखा दोस्तों, उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी ध्रुव वृत्त रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। दक्षिणी गोलार्ध देखिए, साउथर्न हेमिस्फीयर दोस्तों, साउथर्न हेमिस्फीयर में लंबे दिन छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत विंटर सोलिस्टिक कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु समर सीजन क्रिसमस यानी पूर्व में मनाया जाता है। यानी दोस्तों इंडिया यहाँ पे है, इंडिया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है दोस्तों। यहाँ 22 दिसंबर जब इंडिया में ठंड रहता है, बाकी कंट्री में यहाँ पे गर्मी रहता है दोस्तों। चलिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोस्तों सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर इक्वेटर पर दोस्तों सीधी पड़ती। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होता है दोस्तों। इसे विषुव यानी इक्विनॉक्स कहा जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग मानचित्र के बारे में पढ़ते हैं, मैप के बारे में। पृथ्वी की सतह अर्थ ऑफ सरफेस या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। तो पृथ्वी की सतह अर्थ ऑफ सरफेस या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है दोस्तों। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वतें, पठारें,
मैदानों और नदियों और महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है दोस्तों। राजनीतिक मानचित्र देखिए, राजनीतिक मानचित्र क्या है? पॉलिटिकल मैप दोस्तों। राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है दोस्तों। राजनीतिक मानचित्र नहीं, पॉलिटिकल मैप हम लोग किसे कहते हैं? नगरों, शहरों, राज्यों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र चलिए देखते हैं। थीमेटिक मानचित्र जो है दोस्तों, कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र दोस्तों। चलिए दिशा देखते हैं। दिशा अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिने तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उत्तरी लिखा होता है दोस्तों। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। उत्तर रेखा यानी नॉर्थ लाइन कहा जाता है साथियों। चार मुख्य दिशाएं: उत्तर यानी जिसे हम लोग नॉर्थ कहते हैं, दक्षिण जिसे हम लोग साउथ कहते हैं, पूर्व जिसे ईस्ट कहते हैं और पश्चिम जिसे हम लोग वेस्ट कहते हैं। प्रधान दिक् बिंदु यानी कार्डिनियल पॉइंट कहते हैं दोस्तों। चलिए प्रतीक के बारे में, सिंबॉलिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों को रूढ़ प्रतीक यानी कन्वेंशनल सिंबॉलिक्स कहा जाता है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है दोस्तों। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा खाका यानी प्लेन कहते हैं दोस्तों। महाद्वीप देखिए, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं दोस्तों। नॉर्थ अमेरिका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, अफ्रीका है दोस्तों, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, और इंडियन ओशियन यहाँ पे है, और अटलांटिक ओशियन ये साउथ ओशियन दोस्तों, अंटार्कटिका यहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन इधर है दोस्तों, और आर्कटिक ओशियन ऊपर है दोस्तों। एशिया के बारे में पहले चर्चा करते हैं हम लोग। एशिया के बारे में हम लोग पहले चर्चा करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया दोस्तों। पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है एशिया दोस्तों। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत हैं, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं हम लोग? यूरेशिया कहते हैं। विश्व का क्षेत्रफल लगभग 29.5% भाग एशिया के पास है दोस्तों। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 29.5% भाग एशिया के पास है साथियों, और यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग पर फैला है दोस्तों। कितने भाग पर? 1/3 भाग पर दोस्तों। एशिया महाद्वीप चावल और जूट, कपास और सिल्क आदि के उत्पादन में पहले स्थान पर है साथियों। सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा देश मालदीव है दोस्तों। सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है, चीन की है दोस्तों। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है, और सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है दोस्तों। कौन सी? कैस्पियन सागर। चलिए हम लोग अफ्रीका पर चर्चा करते हैं। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा?
एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका अफ्रीका है दोस्तों। कौन है? अफ्रीका। चलिए इसमें पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं दोस्तों। विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर इस महाद्वीप के लगभग मध्य भागों से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, कर्क, विषुवत और मकर यानी तीनों रेखाएं गुजरती है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है अफ्रीका से दोस्तों। सहारा एक रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान हम लोग किसे कहते हैं? सहारा को दोस्तों, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। यह महाद्वीप जो है ना, चारों तरफ समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है दोस्तों। विश्व का सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का 1/3 भाग मरुस्थल है दोस्तों। अफ्रीका का 1/3 भाग क्या है? मरुस्थल है दोस्तों। यहाँ केवल 10% भूमि ही कृषि योग्य है दोस्तों। अफ्रीका में जो भूमि, उपजाऊ भूमि है दोस्तों, मात्र 10% है दोस्तों। हीरा और सोना उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे है दोस्तों। किसके उत्पादन में? हीरा और सोना के उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे है दोस्तों। सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है दोस्तों अफ्रीका का। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किलिमंजारो अफ्रीका का दोस्तों 5895 मीटर है दोस्तों। सबसे बड़ी झील विक्टोरिया दोस्तों। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन है? विक्टोरिया दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा हीरे की खान किम्बरले की खान है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन है? किम्बरले की खान इस महाद्वीप में स्थित है अफ्रीका में दोस्तों। चलिए हम लोग नॉर्थ अमेरिका के ऊपर चलते हैं। नॉर्थ अमेरिका दोस्तों, चलिए कलर बदलते हैं थोड़ा। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल नेरो स्ट्रिप से जुड़ा है। यह पनामा जल संधि कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पनामा जल संधि दोस्तों, जल संधि, स्थल संधि, पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। विश्व की कुल मक्का उत्पादन का आधा भाग यहीं पैदा होता है दोस्तों। विश्व की कुल मक्का उत्पादन का आधा भाग कहाँ पैदा होता है? उत्तरी अमेरिका में दोस्तों। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। चलिए सबसे बड़ा देश उत्तरी अमेरिका कौन सा है दोस्तों? कनाडा है। कौन है? कनाडा दोस्तों। सबसे छोटा देश सेंट पेरे है दोस्तों। सबसे छोटा दोस्त सेंट पेरे। उत्तरी अमेरिका सबसे लंबी नदी उत्तरी अमेरिका कौन सा? मिसिसिपी और मिसौरी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी, नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर उत्तरी अमेरिका कौन है? देनाली दोस्तों। कौन है? देनाली। पुराना नाम इसका माउंट मैकिनले है दोस्तों। पुराना नाम क्या था? माउंट मैकिनले। 6194 मीटर है दोस्तों। सबसे बड़ी झील कौन सा है? सुपीरियर दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका की। विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। चलिए साउथ अफ्रीका के बारे में हम लोग, साउथ अमेरिका के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। साउथ अमेरिका दोस्तों, चलिए दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंध में फैला है दोस्तों। इसका बहुत बड़ा भाग वनाच्छादित है दोस्तों। कैसा है? वनाच्छादित है दोस्तों। सबसे बड़ा देश दक्षिणी अमेरिका कौन सा है? ब्राजील दोस्तों। सबसे बड़ा देश ब्राजील। दक्षिण अमेरिका क्या है? सबसे छोटा देश दोस्तों फॉकलैंड द्वीप है। कौन है? फॉकलैंड द्वीप दोस्तों। और सबसे लंबी नदी कौन है? अमेजन है दोस्तों। सबसे लंबी नदी दक्षिण अमेरिका की अमेजन है दोस्तों। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? ओंकाकागुआ दोस्तों। अंकोकागुआ भी बोला जाता है दोस्तों। चलिए पेन चेंज करते हैं। चलिए अंटार्कटिका देखते हैं दोस्तों। अंटार्कटिका दोस्तों, अंटार्कटिका संसार का 5वां बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। संसार का कितना? 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों। दक्षिणी ध्रुव
साउथ पोल इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है दोस्तों। यहाँ किसी भी प्रकार के अस्थायी मानव का निवास नहीं है दोस्तों। बहुत से देशों के शोध केंद्र यानी रिसर्च स्टेशन हैं दोस्तों यहाँ स्थित। भारत के भी शोध स्थान यहाँ हैं दोस्तों। इसके नाम मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री है दोस्तों। क्या क्या नाम है? मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। तो कहाँ पे? अंटार्कटिका में दोस्तों। चलिए यूरोप के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में, यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों। यूरोप महाद्वीप जो है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है साथियों। इसे प्रायद्वीपों का द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपों का द्वीप दोस्तों। यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहा जाता है इसे दोस्तों। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। तीन तरफ जल से घिरा हुआ आर्कटिक दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया, चलिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में चर्चा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है दोस्तों। महासागर देखिए, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। महासागर जो है दोस्तों जलमंडल का भाग है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। विश्व के प्रमुख महासागर चलिए देखते हैं हम लोग। प्रशांत महासागर देखिए, पैसिफिक ओशियन दोस्तों। प्रशांत महासागर सबसे बड़े महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है। कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना ट्रंच है, प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार सेकुलर शेप में यानी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है दोस्तों। चलिए पैसिफिक ओशियन देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है साथियों, ये एशिया का भाग है, ये ऑस्ट्रेलिया है और साउथ अमेरिका का ये भाग है। मैप को भी थोड़ा देखा कीजिए। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर दोस्तों, चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों। यह अंग्रेजी भाषा में एस अक्षर के आकार का है दोस्तों। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका है दोस्तों। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप है एवं अफ्रीका है दोस्तों। पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्तम महासागर है दोस्तों। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्तम महासागर है दोस्तों। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर दोस्तों व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है दोस्तों। चलिए हम लोग हिंद महासागर की ओर चर्चा करते हैं। इंडियन ओशियन की ओर दोस्तों, अपना महासागर की ओर, अपने देश की महासागर है दोस्तों। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार ट्रेंगुलर शेप में है दोस्तों। इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। पूर्व में क्या? ऑस्ट्रेलिया है स्थित है। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे कौन सा है? दक्षिणी महासागर है दोस्तों, साउथर्न ओशियन दोस्तों। चलिए दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है दोस्तों। दक्षिणी महासागर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश लेटीट्यूड तक फैला हुआ है दोस्तों। आर्कटिक महासागर यानी
आर्कटिक महासागर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। चलिए, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। आर्कटिक महासागर जो है कहाँ पे स्थित है? उत्तर ध्रुव वृत्त में दोस्तों। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छल्ले जल यानी सेलो वाटर वाले एक सक्रिय भाग नेरो स्ट्रेच से जुड़ा है दोस्तों, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आर्कटिक महासागर को किस नाम से जानते हैं? बेरिंग जल संधि के नाम से दोस्तों। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है दोस्तों। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। चलिए हम लोग पर्वत के बारे में पढ़ते हैं, माउंटेन्स के बारे में दोस्तों। पहाड़ वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाले पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है दोस्तों। पहाड़ी कैसा भाग है? स्थलीय भाग है दोस्तों। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ को नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हिमालय, अल्पस और एंडीज एशिया, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं दोस्तों। हिमालय, अल्पस तथा एंडीज जो है एशिया, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पर्वतों की ऊंचाई आकार में भिन्नता होती है दोस्तों। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं दोस्तों। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के साथ में? 3 प्रकार के। वलित पर्वत जिसे हम लोग फॉल माउंटेन कहते हैं। फिर भ्रंशोत्स पर्वत जिसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं साथ में। ज्वालामुखी पर्वत वॉलेंशियन माउंटेन कहते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर से जरूर कीजिएगा। नहीं अच्छा लगता है तो नहीं कमेंट कीजिएगा, कमेंट देखेंगे, उसी प्रकार से हम आगे का प्लान करेंगे दोस्तों। आगे का वीडियो भी आपको उपलब्ध करा देंगे। जिस तरह से फीडबैक आएगा दोस्तों उस तरफ आगे की ओर काम किया जाएगा इस पीपीटी पे दोस्तों। वलित पर्वत देखिए, फॉल माउंटेन, हिमालय तथा अल्पस वलित पर्वत हैं जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। चलिए, भ्रंशोत्स पर्वत दोस्तों, ब्लॉक माउंटेन देखिए। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तब ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्स पर्वतों का निर्माण होता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वास जैस पर्वत भ्रंशोत्स पर्वत का उदाहरण है दोस्तों। ज्वालामुखी पर्वत देखिए, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है दोस्तों। पठार, चलिए पठार में पढ़ते हैं। पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक होती है दोस्तों। पठार जो है उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक होती है साथियों। चलिए आगे पढ़ते हैं। तिब्बत का पठार देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तिब्बत का पठार दोस्तों, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से मीन सी लेवल से 4000 से 6000 मीटर तक है दोस्तों। अफ्रीका का पठार देखिए दोस्तों, सोना और हीरों की खान यानी माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों भारत में। छोटा नागपुर देखिए दोस्तों, छोटा नागपुर भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, आयरन और कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार हैं दोस्तों छोटा नागपुर पठार में दोस्तों। इसलिए हम लोग भारत की ओर थोड़ा कूच कर लेते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है।
पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला है दोस्तों। उत्तर में कौन है दोस्तों, फिर से एक बार चर्चा कर लिया जाए। उत्तर में हिमालय है, हिमालय के ऊंचे शिखर है, और पश्चिम में अरब सागर है, और पूरब में दोस्तों बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है दोस्तों। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक है दोस्तों। 7 देशों यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार बर्मा को स्थलीय सीमाएं भारत की सीमाओं से जुड़ी है, जबकि श्रीलंका, मालदीव और हिंद महासागर में स्थित 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं दोस्तों। प्रायद्वीप देखिए, स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है उसे प्रायद्वीप कहते हैं दोस्तों। भारत में उत्तरी गोलार्ध नॉर्थर्न हेमिस्फीयर दोस्तों स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है दोस्तों भारत के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और कर्क रेखा देश के लगभग बीचों बीच मध्य भाग से होकर गुजरती है। पाक जल संधि दोस्तों देखिए, भारत और श्रीलंका से अलग करती है पाक जल संधि दोस्तों। जलोढ़ निक्षेप देखिए दोस्तों, एल्यूवियल डिपोजिट दोस्तों, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत बारीकी मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है दोस्तों। सहायक नदियां देखिए, सहायक नदी देखिए, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरह से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में डालती है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां दोस्तों विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। यह नदियां समुद्र में प्रवेश करती है, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी दोस्तों कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों। भारत में 2 द्वीप समूह है दोस्तों, एक लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। भारत में 2 द्वीप समूह कौन कौन, एक लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित परवाल द्वीप है दोस्तों, कोरल आइलैंड है दोस्तों। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत में दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारत के राज्य एवं राजधानियां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश आप इसका राजधानी ईटानगर है। असम का दिसपुर है साथियों। गुजरात का आपका गांधीनगर है। केरल का तिरुवनंतपुरम है। बिहार का पटना है। झारखंड का आपका रांची है। छत्तीसगढ़ का आपका रायपुर है। आपका पणजी है गोवा का। उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, और उत्तराखंड का देहरादून गैरसैंण है दोस्तों। 22 जनवरी को दोस्तों जन्मभूमि राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है साथियों। हरियाणा दोस्तों चंडीगढ़ है हरियाणा। हिमाचल प्रदेश दोस्तों शिमला, हिमाचल प्रदेश शिमला है। तेलंगाना दोस्तों हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। हिमाचल प्रदेश शिमला है। हरियाणा चंडीगढ़ है। उत्तराखंड का देहरादून है और गैरसैंण है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो गया, और कर्नाटक का आपका बेंगलुरु हो गया। महाराष्ट्र का मुंबई हो गया। मणिपुर का इम्फाल हो गया दोस्तों। पंजाब का चंडीगढ़ हो गया। मध्य प्रदेश का भोपाल हो गया। तमिलनाडु का चेन्नई हो गया दोस्तों। मेघालय का शिलोंग हो गया दोस्तों। राजस्थान का जयपुर हो गया।
आंध्र प्रदेश का दोस्तों हैदराबाद हो गया, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद। मिजोरम का दोस्तों आइजोल हो गया। उड़ीसा का दोस्तों भुवनेश्वर हो गया। और पश्चिम बंगाल का दोस्तों कोलकाता हो गया, पश्चिम बंगाल कोलकाता। नागालैंड का दोस्तों कोहिमा हो गया। सिक्किम का गंगटोक हो गया दोस्तों। त्रिपुरा का अगरतला हो गया दोस्तों। चलिए हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी जान लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है दोस्तों। और दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप दोस्तों, इसकी राजधानी दमन हो गई दोस्तों। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी दमन है दोस्तों। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है दोस्तों। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है दोस्तों। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है दोस्तों। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है दोस्तों। कहाँ पे? श्रीनगर है, ग्रीष्मकालीन है। जम्मू शीतकालीन है दोस्तों। लद्दाख की राजधानी आपका लेह है दोस्तों। कहाँ? लेह है। चलिए हम लोग जलवायु क्लाइमेट के ऊपर अगला पार्ट में लाएंगे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे कमेंट जरूर से जरूर कीजिए और लाइक जरूर से जरूर वीडियो कीजिए। अपने साथियों को भी जरूर से जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को स्टॉप करते हैं।